नमस्ते आप सभी को मित्रों, स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं मित्रों। आप सभी लोग जुड़ जाइए। ये जो महान्यायवादी टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे जितने भी पूछे जाएंगे उन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न जो संभावित होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है संघीय विधि मंत्री, ऑप्शन बी है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी है विधि सचिव और ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मित्रों? दोस्तों प्रश्न ठीक से देखिएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, यहाँ पे जो प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का, वो कौन होता है आपको बताना है। तो मित्रों मैं बता दूं आपसे, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी। इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल दोस्तों 76 में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है संसद। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो मित्रों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग समझते हैं। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि आयोग का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मित्रों प्रश्न को ठीक से देखिएगा। भारत सरकार को कानूनी मामलों में, यहाँ पे बात की गई है कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो मित्रों मैं बता दूं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महान्यायवादी। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो भारत का मुख्य न्यायाधीश सोचेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे भारत सरकार को जो कानूनी मामलों में सलाह देता है वो महान्यायवादी होता है। यहाँ पे तो आपने भारत सरकार का पढ़ा, पिछले क्लास में हम लोग महाधिवक्ता के ऊपर चर्चा किया था, और वो जो होता है दोस्तों राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह, कानूनी दोस्तों राज्य सरकार को कानूनी मामलों में जो सलाह देता है उसे महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता उसे कहते हैं जो राज्य सरकार के कानूनों को बताता है, और जो भारत सरकार के यानी कि केंद्र की सरकार को कानूनी मामले पर सलाह देता है उसे महान्यायवादी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बताइएगा कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। यानी कि दोस्तों संसद का सदस्य न रहते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद के बैठकों में भाग ले सकता है, साथ ही बोल सकता है, लेकिन जो मत होता है, मत वोटिंग, मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। बाकी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बैठकर उसमें बोल भी सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। इनमें से कौन होता है मित्रों? तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुछ बातें दी गई है नोट में, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो भारत का महान्यायवादी है उसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, ऐसे इस बात को आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ऊपर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था इस बात को। यदि आप प्रश्न संख्या फर्स्ट को अच्छे से समझे होंगे तो आपको याद होगा। मित्रों यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के तहत केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। हाँ, भारत के महान्यायवादी। ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा मित्रों राइट आंसर। एक गैर सदस्य यानी कि सदस्य न रहते हुए भी संसद के किसी एक सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। वो कौन है मित्रों। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा गया है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी संसद के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है। मित्रों बताइएगा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति आपने पढ़ा आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छानुसार, इच्छानुसार यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा गया है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अपना त्यागपत्र किसे देता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। अब यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मित्रों। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो मित्रों मैं बता दूं आपसे, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे भी बताइएगा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो मित्रों मैं बता दूं यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और जो महान्यायवादी शपथ लेता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लेता है, साथ ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और जो महान्यायवादी का वेतन का निर्धारण करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। ऑप्शन ए है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी है के एन सिंह, ऑप्शन बी है एम सी सीतलवार, ऑप्शन डी है के एम मुंशी। अब बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था मित्रों। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम सी सीतलवार। कौन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा एम सी सीतलवार। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा फैक्ट के रूप में।
देखिए, महान्यायवादी के कार्य के विषय में बताया गया है। इसके क्या क्या कार्य हैं। पहला कार्य के ऊपर चर्चा करते हैं, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। यानी कि जो महान्यायवादी होता है, इसका पहला कार्य होता है कि वो भारत सरकार को यानी कि केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा। दूसरा बात पढ़ते हैं कि दूसरा कार्य क्या है। दूसरा कार्य है कि केंद्र की सरकार का विभिन्न न्यायालयों में पक्ष पेश करना। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों, जो ये कह रहा है कि न्यायालयों में पक्ष पेश करना, इसका मतलब तो मैं आपसे बता दूं हल्के फुल्के शब्द में। देखिए, मान लीजिए कि कल के दिन केंद्र सरकार कोई एक्ट या मतलब कानून लाता है और ये कानून जनता को स्वीकार नहीं है, यानी कि जनता के विरुद्ध हो, तो जनता क्या करेगी, जनता को पसंद नहीं आएगी, जनता जाएगी न्यायालय में। और जब जनता न्यायालय में जाएगी तो जनता क्या करेगी, अपने तरफ से वकील लाएगी, क्योंकि वकील जनता की बातों को पक्ष रखेगा। तो वकील जनता लाएगी। अब देखिए, जब न्यायालय में वकील रहेगा इन जनता का, तो फिर केंद्र सरकार भी कोई वकील चाहिए। तो दोस्तों, ये वकील का ही कार्य करता है। कौन? आपका महान्यायवादी। वकील का ही कार्य करता है दोस्तों महान्यायवादी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अब जो केंद्र सरकार का वकील रहेगा, ये न्यायालयों में क्या करेगा, केंद्र सरकार के पक्ष में बात रखेगा। तो इस प्रकार से आप समझिए कि केंद्र की सरकार का विभिन्न न्यायालयों में पक्ष पेश करना, ये भी काम है किसका, महान्यायवादी का। अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं मित्रों। इसके आगे है कि महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। मित्रों, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन क्या होता है कि देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो बहुत से लोग क्या लगा देंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश लगा देंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लगा देंगे। तो मित्रों, ये गलत हो जाएगा। आपसे जब भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा जाए, तो आपको हमेशा महान्यायवादी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए फिर अगले नोट को देखते हैं। महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की तरह दर्जा प्राप्त होता है। तो यानी कि जो दोस्तों महान्यायवादी होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश की तरह ही दर्जा प्राप्त होता है। अब बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की तरह दर्जा प्राप्त होना मतलब, तो मित्रों इसके आगे हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों के कार्य, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। और न्यायाधीशों को जो किस प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है, वो भी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि महान्यायाधीश को भी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के तरह ही दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है मित्रों। इसके आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट हमारा नोट है कि महान्यायवादी की योग्यताएं, और वो दोस्तों इसकी जो योग्यताएं होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की तरह योग्यता रखता है। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो योग्यता रहती है, वही योग्यता इनकी भी रहनी चाहिए, किनकी, महान्यायवादी की। तो आप अगर हमसे पूछेंगे, फिक्स है कि पूछेंगे कि न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो मित्रों जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि इन जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, और यही योग्यता चाहिए महान्यायवादी की। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो गया। टेलीग्राम पे आप आकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क में। और मित्रों मैं आपसे एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, हमारी इंस्टाग्राम चलती है मित्रों एक्सीलेंट गाइड के नाम से। वहां पे आपको करंट अफेयर्स और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो वहां पे डाल दिए जाते हैं पिक्चर के रूप में। आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मित्रों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।